जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1275 का जो दोस्तों बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था इधर हाल ही में, उसका दोस्तों हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लिए थे 100 क्वेश्चन। आज हम लोग जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में 50 नंबर क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। आज हम लोग जो है 51 नंबर क्वेश्चन से लेके 100 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और अच्छा दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाइए। अच्छा दोस्तों, ये जो है कौन बुक से है? तो याद रखिएगा, ये जो है ज्ञान बिंदु का ये दोस्तों क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो इतनी सारी जानकारी आपके बीच रहनी चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा और हमको पढ़ाने में भी ठीक लगेगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी दोस्तों 51 से लेके 100 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वाइज सोल्यूशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का विपरीत फलक को काले, लाल तथा हरा रंग से घेर दिया जाता है, मतलब कि रंग दिया जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपका जो है ये याद रखिएगा घन बन गया। और इसको दोस्तों क्या बोला गया है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है इधर हो गया आपका काला हो गया, और एक दोस्तों एक आपका लाल हो जाता है, और एक दोस्तों आपका क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा हरा हो जाता है। इस तरह से रंग दिया जाता है और 1 सेंटीमीटर के घन को काटा जाता है। तो मान के चलिए 6 सेंटीमीटर किनारा है, तो इस तरह 6 हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर से काटा जाएगा तो इसमें भी दोस्तों ये 6 आ जाएगा। और बोल रहा है कि काटा जाता है तब उन घनों की संख्या जिसका केवल एक फलक रंगीन है, जो कि लाल है। तो लाल दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ही फलक लाल पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों लाल कितना आ जाएगा पता है आपको? 6 में से सिर्फ 4 ही आएगा। और दोस्तों ये 4 4 कितना आ जाएगा? 4 गुना 4 जब कीजिएगा तो ये 16 घर आएगा। और दोस्तों ये 2 आगे भी होगा और इसका पाछे भी होगा, तो 16 गुना 2 जब करिएगा तो ये आपका 32 आ जाएगा। इसको कई सारे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आप लोग इस मेथड से बताने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जो भी दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल का मतलब कि फॉर्म भरे हैं, उसका दोस्तों एग्जाम डेट बहुत ही जल्द अब कंडक्ट कर लिया जाएगा। बोल सकते हैं कि इसको आपको नवंबर में जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों अब जो है आपका सुबह में जो है बिहार एसएससी का भी क्लास आपके बीच लाया जाएगा, और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्लास से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों एग्जाम बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी रेलवे का कोई ठिकाना नहीं है, और दोस्तों ये एसएससी का एग्जाम 14 तारीख तक है। तो बोल सकते हैं कि 15 नवंबर से आपका बिहार एसएससी का एग्जाम ले लिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पार्स पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? ये चीज पूछा गया। देखिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पार्स का मतलब क्या होता है? तो बगल होता है। बगल यानी कि साइड बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको साइड बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों पास पास का मतलब होता है यहाँ पर देखिए बंधन। क्या होता है दोस्तों? बंधन होता है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि बगल और दोस्तों क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो 15वां दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करेगा तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका मेजबानी किया गया था। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में। कौन दोस्तों? जोहान्सबर्ग में बोल सकते हैं। जोहान्सबर्ग के याद रखिएगा डरबन शहर में। किसमें दोस्तों? डरबन शहर में। तो आपका जो ये आंसर था दोस्तों ऑप्शन में, ये डरबन था, तो डरबन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से नहीं दिया गया है। आपके जब बुक निकालिएगा दोस्तों ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट, उसमें दोस्तों ये चीज दिया गया है डरबन, तो डरबन में आपको टिक लगा लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिका की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? यानी कि मतलब कि पॉलीसाइथेमिया में एक प्रकार का मतलब कि बोल सकते हैं कोशिका की संख्या सबसे अधिक किसका रहता है? तो याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट का रहता है। किसका दोस्तों? एरिथ्रोसाइट का रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों सेल यानी कि कोशिका, कोशिका बन के क्या बनाते हैं दोस्तों? टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी कि उत्तक का निर्माण बनते हैं। और उत्तक बन के दोस्तों क्या करते हैं? तो याद रखिएगा अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका दोस्तों? अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर दोस्तों अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सेल का खोज किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था दोस्तों? 1665 ईस्वी में जो है इसने इसका खोज किया था। अच्छा याद रखिएगा सेल के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों? साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल के मृदु करने के लिए किया जाता है। तो सोडियम जल मतलब कि बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम यौगिक का नाम बताना है जो कि दोस्तों कठोर जल को मृदु जल में किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, या तो इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ से ये भी चीज बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का आप लोग बता सकते हैं कि दूसरा नाम क्या है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? धोबन सोडा के नाम से जाना जाता
जाता है। तो धोवन सोडा देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा Na, ठीक है, 2, और कार्बोनेट का हो जाएगा CO3। अच्छा, इसमें दोस्तों याद रखिएगा 10 अणु जो है जल के भी जुड़े रहते हैं, तो 10H2O हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो सारथी मोबाइल ऐप उस समय दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है और ये सेबी ने किया था। किसने किया था? सेबी ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अच्छा, आपके मन में आता होगा कि सेबी क्या होता है? तो याद रखिएगा सेबी जिसको कहते हैं, तो इसका जो है याद रखिएगा सबसे उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है शेयर मार्केट में जो निवेश करता है उसके निवेशकों को दोस्तों गाइडलाइन करना यानी शिक्षित करना। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1988 को। पूरा डेट अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है 12 अप्रैल 1988 को इनका गठन किया गया था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसको कि हम लोग इसका मुख्यालय बोलते हैं? तो इसको हेडक्वार्टर इनका याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये किस अधिनियम द्वारा पारित हुआ था, मतलब वैधानिक सभ्यता इसको मिला था? तो याद रखिएगा 1992 का अधिनियम द्वारा इनको जो है वैधानिक, मतलब बोल सकते हैं कि वैधानिक मिला था। अच्छा, सेबी का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा माधवी पुरी बूच। कौन है दोस्तों? माधवी पुरी वोज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा और ये सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीज एकदम सेबी के बारे में भी जानकारी आपको मिलती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार बन रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी चैनल पे मतलब कि बोल सकते हैं कि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और थोड़ा बहुत आपको शेयर भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दोस्तों उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था और ये कहाँ पर किया गया था? बाली इंडोनेशिया में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बाली इंडोनेशिया में किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? अच्छा, यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात कर रही है। तो उच्च न्यायालय दोस्तों याद रखिएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में दोस्तों आपको पता रहना चाहिए, इसका संविधान में कितना में वर्णन है? तो 214 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा दोस्तों, हाई कोर्ट में दोस्तों याद रखिएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी आते हैं, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं कि जो डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट में केस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी आते हैं, निरीक्षक क्षेत्राधिकार भी। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आते हैं, ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो यहाँ से ये नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन कौन से सही उत्तर चयन कीजिए। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सूची 1 को सूची 2 के मिलान कीजिए और दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। ग्राम पंचायत का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो है याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ये आपका प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 37 में दोस्तों क्या बोला गया है? याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तक न्यायालय में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सब चीज जो है याद रखिएगा आर्टिकल के बारे में, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत का गठन याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। तो 40 कहाँ पर है? ये 3 हो जाएगा। क्या दोस्तों? 3 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक समान नागरिक सिविल संहिता दोस्तों अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए कृषि एवं पशुपालन, ये दोस्तों अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये 2 हो जाएगा। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण यानी कि अलग जो है ये अनुच्छेद 50 में वर्णन इसका किया गया है। तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन तो अनुच्छेद 48 में हो गया, लेकिन एक जो है 48 का क भी आया था, उसमें दोस्तों याद रखिएगा पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण भी किया गया था। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 देख लीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, यानी कि त्रिविवर्तनांक का भाग, विभाजन का भाग नहीं है। ये दोस्तों प्रायद्वीपीय क्षेत्र इसमें आते हैं, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है। तो ये तो आ ही जाएगा। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान, पश्चिमी और पूर्वी घाट। ये देखिए नहीं आएगा दोस्तों। पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है ये दोस्तों याद रखिएगा भारत के त्रिवर्तनिक क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्लेगरा रोग दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B3 की कमी से होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। तो नियासिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थाइमिन दिख रहा होगा, तो ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। कैल्सीफ्लोर विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और राइबोफ्लेविन दोस्तों किसको बोलते हैं? तो ये भी चीज कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? तो ये B2 को बोलते हैं। क्या दोस्तों? B2 को बोलते हैं और इससे दोस्तों केलोसिस नामक बीमारी होती है। तो यहाँ से ये
सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। अच्छा, विटामिन बी 1 की कमी से कौन कौन रोग होता है, तो याद रखिएगा बेरी रोग। विटामिन डी की कमी से कौन होता है, तो याद रखिएगा ओस्टियोबिलेस रोग, यानी कि बोल सकते हैं कि हड्डी वाला रोग जिसको बोलते हैं, उसी को विटामिन डी का होता है। तो ये चीज भी ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। तो बंगाल की खाड़ी दोस्तों ये कहां पर हो गया, तो ये इस तरफ हो गया बंगाल की खाड़ी। और इस तरह दोस्तों याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर कोक्कन तट है, तो कोक्कन तट दोस्तों कहां से होता है, तो याद रखिएगा गुजरात से गोवा के तट को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, गुजरात से गोवा के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोक्कन तट बोलते हैं, ठीक है। और कन्नड़ तट किसको बोलेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा गोवा से लेके मंगलुरु तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा इसको बोलेंगे कन्नड़ तट। और मलाबार तट किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी के तट को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मंगलुरु से लेके केरल या कन्याकुमारी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मलाबार तट। तो ये सब तो पश्चिमी क्षेत्र हो गया, लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो याद रखिएगा ये जो है कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक के तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में होता है। क्या दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में होता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पालर पौनी है ये एक वर्षा का जल है। पालर पौनी वर्षा के जल को ही कहते हैं। और ये कहां पर कहते हैं, तो राजस्थान में कहते हैं। कहां पर दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों याद रखिएगा पालर पौनी को वर्षा जल ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोस्तों आपको बना लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। देखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन क्या होता है, इसका मतलब होता है, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसका एक और अन्य नाम है जिनका हम लोग बोलते हैं चुनाव आयोग। अच्छा, चुनाव आयोग, ये निर्वाचन आयोग जो है इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मतलब चुनाव कराना, ठीक है। निर्वाचन आयोग की संविधान में भाग की संख्या बोलिएगा तो ये 15वां भाग में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करेगा तो ये 324 से लेकर 329 तक जो है इनका वर्णन किया गया है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये चीज ध्यान रखनी है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा सुकुमार सेन। कौन हो जाएगा दोस्तों, सुकुमार सेन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अच्छा, वर्तमान में अभी जो एक मतलब बोल सकते हैं कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो हो जाएगा राजीव कुमार। कौन दोस्तों, राजीव कुमार हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, राजीव कुमार जो अभी वर्तमान में है वो दोस्तों कौन क्रम के हैं, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। तो याद रखिएगा 25वें क्रम के हैं। किसके हैं दोस्तों, 25वें क्रम के। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में स्थानीय शासन विषय है, यानी कि भारत में स्थानीय शासन विषय जो है राज्य सूची का है। अच्छा, याद रखिएगा संविधान के जब अनुसूची को आप पढ़िएगा दोस्तों, संविधान के अनुसूची को 7 को जब पढ़िएगा तो 7 नंबर अनुसूची में जो है याद रखिएगा सूची के बारे में बताया गया है। क्या दोस्तों, सूची के बारे में बताया गया। तो भारत में दोस्तों 3 प्रकार के हैं। एक है आपका संघ सूची, एक है दोस्तों दूसरा आपका बोल सकते हैं राज्य सूची, और तीसरा की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। क्या दोस्तों, समवर्ती सूची हो जाएगा। संघ सूची में अभी कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा 97 विषय इसमें है। और राज्य सूची की बात करेगा तो इसमें जो है 61 विषय था, पहले इसमें 66 विषय था, लेकिन इसका कुछ भाग जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। समवर्ती सूची में पहले जो 47 विषय था अभी 52 विषय हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। देखिए संघ सूची में जो है याद रखिएगा इसमें शासन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार जो है इसमें नियम कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में दोस्तों राज्य बनाएंगे, ठीक है, जहां का राज होगा। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलाएंगे कानून, ठीक है, केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाएंगे। तो ये आपका डिटेल सोल्यूशन था, इसको आप लोग एकदम ध्यान से देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह क्या है। देखिए दोस्तों जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चित्तरंजन दास बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोतीलाल नेहरू कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा इसने जो है होम रूल लिंक की स्थापना किया था। क्या दोस्तों, होम रोल लिंक की स्थापना किया था। तो ये चीज ध्यान रखनी है। राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत रत्न बोलते हैं, ठीक है, भारत रत्न बोलते हैं, या तो इन्हीं को हम लोग अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों याद रखिएगा गुरुदेव की उपाधि दी थी, तो गुरुदेव इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चूज द करेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब कि बोल सकते हैं कि नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सी हिम एनीवेयर, तो ये हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सरकारिया आयोग संबंधित है। दोस्तों सरकारिया आयोग जो है याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। क्या दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध से है, और ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। केंद्र राज्य संबंध से इसका गठन दोस्तों याद रखिएगा 1983 में किया गया था। 1983 में 3 सदस्यीय आयोग ने इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज से क्या क्या होता है दोस्तों, पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति हो गया, अशोक राय मेहता समिति हो गया, एल.एम. सिंघवी समिति हो गया, ये सब पंचायती राज से। चुनाव आयोग से दोस्तों याद रखिएगा दिनेश गुड़िया समिति है, यानी कि बोल सकते हैं दिनेश गोस्वामी किससे है, चुनाव आयोग से संबंधित है। ये सभी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का स्मंदन करता है, यानी कि वृद्धि को रोकता है, ये चीज इसका मतलब होता है। तो वृद्धि को दोस्तों याद रखिएगा ऑक्सिन जो है याद रखिएगा ये वृद्धि हार्मोन के लिए जाने जाते हैं। जर्मेलिन दोस्तों बीज में जो है बने वृद्धि हार्मोन के ये एक भाग है। और साइटोकाइनिन दोस्तों याद रखिएगा ये जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एब्सिसिक अम्ल दोस्तों ये जो है याद रखिएगा वृद्धि रोधक हार्मोन इसको बोलते हैं, या तो वृद्धि रोकने वाला हार्मोन बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल को। ठीक है, एक होता है दोस्तों और हार्मोन, तो याद रखिएगा एथिलीन। एथिलीन का दोस्तों काम है याद रखिएगा प्राकृतिक रूप से दोस्तों पके हुए फल को पकाना। क्या दोस्तों, कच्चे फल को पकाना। ठीक है, ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यही दोस्तों 5 हार्मोन पादप के निम्नलिखित में से होते हैं। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलिए। हम जो आपको बता रहे हैं बस उतना ही चीज अब आप कर लेते हैं, और प्रैक्टिस सेट मतलब बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप अगर कवर बना लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। ठीक है, और दोस्तों बस आपको मतलब क्वेश्चन बैंक समाप्त करने दीजिए। उसके बाद ज्ञान बिंदु के जितने भी ऑब्जेक्टिव न्यू वाला नोट्स हैं सभी का डिटेल वाइज सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाते हैं किसके जयंती पर, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद्र के जयंती पर। क्या दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र के जयंती पर। अच्छा, मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा हॉकी के जादूगर बोले जाने वाले हॉकी से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, वायुसेना का अध्यक्ष, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति ही करते हैं। वायुसेना का अध्यक्ष यानी तीनों सेना का दोस्तों सेनापति प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो वायुसेना के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का दोस्तों चुनाव होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष की मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर रहता प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये सब चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। अच्छा, अभी बात करिएगा, अभी जो है 18वां लोकसभा चल रहा है दोस्तों। 18वीं लोकसभा में याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखनी है ओम बिरला। कौन है दोस्तों, ओम बिरला जी हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, ओम बिरला कहाँ से संसद सदस्य है, तो ये याद रखिएगा राजस्थान के कोटा से है। ये सब चीज भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अच्छा, आपको ये चीज भी जानकारी रहना चाहिए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा जीबी मावलकर। कौन दोस्तों, जीबी मावलकर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जीबी मावलकर का पूरा नाम क्या होता है, गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कपूरी देवी एक खयात्मक कलाकार पेंटिंग से संबंधित है। तो ये मधुबनी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बिहार का चित्रकला है मधुबनी, तो यही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए उस समय का करंट का क्वेश्चन ये सब है। 301 से लेकर 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल यानी कि इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप बोल सकते हैं, IN, यही दोस्तों INMRC हो जाएगा। किसने जीता था, तो ये याद रखिएगा किसने जीता था दोस्तों, राजीव सेतु ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा। देखिए दोस्तों कोई यहाँ पर मान के चलिए ये व्यक्ति हो गया, और ये दोस्तों एक रस्सी को पूरे वृत्ताकार क्षेत्र पर घुमाया जाएगा। ये चीज अगर घुमाया जाएगा दोस्तों तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों उस बिंदु के वृत्ताकार पथ पर स्पर्शीय रेखा के अनुदिश यानी कि रेखा जो होगा आपका पत्थर का रस्सी उसी के अनुदिश जो है घूमता रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये हमने आपको ज्ञान बिंदु का नोट जो था दोस्तों फिजिक्स वाला, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, इसीलिए वो भी हम आपको बहुत जल्द करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? यानी कि रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? याद रखिएगा 1792 ईस्वी में दोस्तों ये मद्रास के बरामहल में ये लागू किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? बरामहल में सबसे प्रथम लागू किया गया था रैयतबाड़ी व्यवस्था। प्रथम सिक्की में दोस्तों ये पूछा था अस्थायी बंदोबस्त, और अभी जो है रैयतबाड़ी व्यवस्था पूछा गया है बरामहल में। ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा रीड के द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा, या अलेक्जेंडर रीड बोल सकते हैं। और दोस्तों एक था कौन? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो दोस्तों याद रखिएगा ये मद्रास के 1820 से लेकर 1827 तक वहाँ के गवर्नर रहते हैं, और इसी समय दोस्तों 1820 में ही याद रखिएगा रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है। रैयतबाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा कुल पूरे भूभाग पर दोस्तों 51% भूभाग पर ये लागू किया गया था। तो ये चीज भी एकदम ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर ने दोस्तों याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को या लागू किया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त को कई नाम से जानते हैं, जैसे सूर्यास्त कानून हो गया, इस्तेमरारी बंदोबस्त हो गया, ये सब 1793 ईस्वी में ये लागू किया गया था। एक दोस्तों और होता है दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। महलबाड़ी व्यवस्था, कौन दोस्तों? महलबाड़ी व्यवस्था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। कौन दोस्तों? महलबाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये सब तीनों एकदम इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का जो भी एग्जाम दीजिएगा ये तीनों कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो ये दोस्तों आरबीआई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? आरबीआई हो जाएंगे। ठीक है, आरबीआई होंगे। अच्छा, आरबीआई बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का इंडिया का दोस्तों अधिनियम कब आया था? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इनका दोस्तों अधिनियम की बात करेगा तो 1934 के अधिनियम में ये लागू हुआ था। और दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को इनका गठन किया गया था। अच्छा, इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। तो याद रखिएगा एक बोल सकते हैं कि इनका जो है राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, अच्छा उस समय दोस्तों याद रखिएगा आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा भारतीय गवर्नर की बात करेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। कौन दोस्तों? सीडी देशमुख हो जाएंगे। अगर प्रथम गवर्नर की बात करेगा तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे, लेकिन अगर भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख हो जाएगा। अभी वर्तमान में दोस्तों गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये कौन क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के। तो इस तरह से जब आप पूरे चीज को गहन रूप से तैयारी कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है? वो दोस्तों एक प्रकार की कोशिका है। क्या है दोस्तों? कोशिका है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रुधिर वाहिका जो है याद रखिएगा ये जो सूखी हड्डियों की तरह जो है इसमें जो है रक्त को दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह मतलब ये स्थानांतरित करते हैं, इसी को हम लोग कोशिकाएं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए डीआरडीओ का सरपत्र क्या है? तो डीआरडीओ का सरपत्र है दोस्तों मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीआरडीओ का गठन दोस्तों 1958 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। उस समय दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों किसके द्वारा जारी की जाती है? ये चीज पूछा गया। तो ये दोस्तों याद रखिएगा ये WIF। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देती चाहिए। और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जनेवा में इनका मुख्यालय है। इनके द्वारा दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1971 ईस्वी में इनका स्थापना किया गया था। इनके द्वारा दोस्तों और कई सारे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, तो वो भी चीज एकदम आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे आपका हो गया दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये चीज हो गया। ठीक है, और दोस्तों आपका जो आता है मतलब कि बोल सकते हैं वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट जो भी यही लागू करते हैं। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, यानी कि दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है याद रखेगा श्वेत क्रांति से है। किससे है दोस्तों? श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति किसमें आता है? दुग्ध उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा ये क्रांति कब आया दोस्तों? 1970 में आया था। और इसके जनक किसको माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन को माने जाते हैं। किसको दोस्तों? वर्गीज कुरियन को इनका जनक माना जाता है। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो दुग्ध उत्पादन से है, ये दुग्ध उत्पादन कब मनाते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है, तो ये भी चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 26 नंबर को मनाते हैं। कब दोस्तों? 26 नंबर को मनाते हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मनुष्य में सरव आवृत्ति की पड़ास होती है, यानी कि मनुष्य में जो है सरव आवृत्ति, यानी कि सरव आवृत्ति किसको बोलते हैं? ऑडिबल मतलब कि बोल सकते हैं ऑडिबल साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सरव आवृत्ति बोलते हैं। और सरव आवृत्ति की जब बात करेगा दोस्तों तो इसको हम लोग कहाँ से लेते हैं? तो
20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, के का मतलब 1000 होता है दोस्तों, इसको बोल सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं सरब के रूप में, ठीक है। ऑडिबल के रूप में मतलब असरब बोल सकते हैं कि दोस्तों असरब ध्वनि का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से जब कम होता है तो इसको हम लोग असरब ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। और प्रासरब ध्वनि होता है, क्या दोस्तों, प्रासरब ध्वनि होता है। प्रासरब ध्वनि याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक हो जाता है तब इसको हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सरब ध्वनि पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आवृत्ति को इसमें मापते हैं दोस्तों, तो हर्ट्ज में मापते हैं, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रोहन 25 रुपया वास्तविक मूल्य से 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है, यानी सीपी कितना हो गया दोस्तों, 450 शेयर खरीदता है कितना रेट पर, 25 रुपया रेट पर। यदि वह वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर कितना हो जाएगा। तो 675 रुपया लाभांश दर करता है 100% निकालने के लिए, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 गुना 25 हो जाएगा। 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, और इसको जब कटेगा तो ये दोस्तों आपका 6% लगभग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन है। देखिए दोस्तों, ज्वर रोधी दवा फिनेसिटिन भी है, एस्पिरिन भी है, पैरासीटामोल भी है, और ये दोस्तों एक प्रकार का सैलिसिलिक अम्ल जो है ये पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे अधिक जो है पैरासीटामोल ही प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। यानी कि दोस्तों देखिए, संसद जो है, संसद की चर्चा कितना में, संविधान के आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के दोस्तों 3 अंग होते हैं। एक होते हैं दोस्तों राज्यसभा, जिसको कि हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, एक होता है लोकसभा जिसको कि हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, और एक होता है प्रेसिडेंट जिसको कि हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा इन तीनों के अलावा दोस्तों संविधान के संसद में कभी भी बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन याद रखिएगा मतदान नहीं कर सकता है। और वो दोस्तों एक ऐसा ही पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, महान्यायवादी। महान्यायवादी इसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भारत का मतलब बोल सकते हैं कि एक विधिक अधिकारी इसी को माना जाता है। अच्छा, इसकी चर्चा संविधान के कितना में आर्टिकल में है, ये 76 में है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये संविधान में भाग ले सकता है। इसकी चर्चा जो है 88 के क्लाउज 3 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कालीबंगा दोस्तों कहां पर है, राजस्थान में है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। घग्गर नदी के तट पर, ये 3 हो जाएगा। सुरकोटदा दोस्तों कहां पर है, तो ये भुज कच्छ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। कोट दीजी दोस्तों कहां पर है, ये सिंधु में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। बनवाली दोस्तों ये हरियाणा में है, तो ये हो जाएगा 4। बहुत ही इजी सवाल है, ये 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। देखिए दोस्तों, गंगा डेल्टा का सबसे अगर उत्तरी बिंदु की बात करेगा तो ये कोलकाता, ढाका और फरक्का, ये सभी उत्तरी बिंदु है। लेकिन सबसे उत्तरी की बात करेगा तो ये फरक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नामचा बर्मा तो दोस्तों ये बोल सकते हैं कि हिमालय पर्वतमाला का उत्तरी चोटी है, इसी को हम लोग नामचा बर्मा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बहुत ईजी सवाल। समान दृष्टि के बेस के नेत्र की बिंदु होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही ईजी सवाल हो गया, इसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। देखिए दोस्तों, पूर्वी द्वीप समूह की खोज दोस्तों याद रखिएगा वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। और इसमें इसका मदद किसने किया था, तो याद रखिएगा अब्दुल मुजीद ने। किसने दोस्तों, अब्दुल मुनीद ने। या तो इसी का नाम क्या बोला जाता है, मजीद कहीं कहीं रहता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अच्छा दोस्तों, बात करिएगा वास्को डी गामा जो है, याद रखिएगा भारत की रास्ते की खोज की। और दोस्तों ये दूसरी बार भारत कब आए थे, 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आए थे। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 1524 ईस्वी में। ये तीसरी बार जब भारत आए थे तो भारत में ही इनका मृत्यु हो गया था। कोलंबस ने दोस्तों 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का परिभाषा है, तो ये हो जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो दिहांग दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा के साथ साथ और कौन हो जाएगा दोस्तों, बॉमडिला हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बॉमडिला हो जाएगा। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। बॉमडिला दर्रा हो गया आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज को एकदम ध्यान से देते हुए चलनी है। जैसे
जैसे आपका एक और होता है दोस्तों दीफू दर्रा, ठीक है। जैसे नागालैंड में दोस्तों तो कोई दर्रा नहीं है, मेघालय में भी नहीं है। सिक्किम की बात करेगा तो यहाँ पर दोस्तों जलेपला हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा? जलेपला हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? एक नाथुला भी लिख लीजिए, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? सिक्किम में है। वहीं दोस्तों बात करेगा तब दोस्तों लद्दाख का, कहाँ का दोस्तों? लद्दाख की जब बात करेंगे, लद्दाख में कई सारे दर्रा हैं। जैसे आपका हो गया काराकोरम, क्या दोस्तों? काराकोरम हो गया, ठीक है। काराकोरम के बाद दोस्तों और यहाँ पर दर्रा हो जाता है, जैसे कि लनकला हो गया, चलंगला हो गया, जराला हो गया, ये सब दोस्तों यहीं पर है। लनकला हो गया, ठीक है, लनकला हो गया दोस्तों, और चलंगला हो गया, ये सब दोस्तों कहाँ पर है? लद्दाख में है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की दर्रा की, क्या बात करेंगे? तो हिमाचल प्रदेश दर्रा का याद रखिएगा सराब, क्या दोस्तों? सराब, यानी कि हो जाएगा छिपकिला, रोहतांग और बारालाचा, ठीक है। और दोस्तों उत्तर मतलब उत्तराखंड के दर्रा को याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा मनाली, क्या दोस्तों? मनाली। इसका हो जाएगा माना नीति लिपुलेख, क्या दोस्तों? माना नीति लिपुलेख और मोलिंगला, ये सब दोस्तों कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। एक और दर्रा हो दोस्तों मणिपुर में है, तो मणिपुर की दर्रा की बात करेगा दोस्तों तो ये कौन हो जाएगा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। तो ये सब चीज को भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो देखिए जेट्रोफा और अरंडी है ही, महुआ और करंज भी है। यहाँ पर से ए बी सी डी चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों एक त्यौहार है, और हून जो है याद रखिएगा ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। असम में दोस्तों कौन त्यौहार मनाया जाता है? बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिहू हो गया। और दोस्तों अंबुबाची का मेला भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अंबुबाची का मेला भी असम में ही मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों मेघालय में दोस्तों कौन सा मेला मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेघालय में दोस्तों एक होता है बांग्ला महोत्सव, क्या दोस्तों? बांग्ला महोत्सव याद रखिएगा कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी दोस्तों असम में मनाया जाता है। और असम में दोस्तों एक सॉरी मेघालय में एक चीज और मनाया जाता है, नौक्रेक को दोस्तों, नौक्रेम। नौक्रेम में त्यौहार भी कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में। त्रिपुरा में दोस्तों आपका खारची महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा त्रिपुरा में मनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषता है, तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, बिल्कुल ठीक है। सभी फर्म सप्रूप वस्तुएं बनाती है, बिल्कुल ठीक है। सभी प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, ये सभी का सभी कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो एज ऑफ टाइम दोस्तों याद रखिएगा ये कल्पना चावला की हस्ती है, मतलब कि बोल सकते हैं कि इसका ही जीवनी है। और ये लिखे कौन थे दोस्तों? इनका पति लिखा था, पति का नाम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा पियरे हरिसेन। कौन दोस्तों? हरिसेन नाम था इनका, पियरे हरिसेन इनका पूरा नाम था, ठीक है। अच्छा दोस्तों कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 2003 ईस्वी में। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। मृत्यु हो गया और ये आपका जन्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध दर्शाता है, यानी कि वस्तु के बल, बल मतलब हो गया एफ, और त्वरण के बीच मतलब हो गया ए, यानी कि एफ बराबर एम में दोस्तों ये याद रखिएगा बल का दोस्तों फार्मूला होता है। और फार्मूला दोस्तों किस में निकलता है? तो याद रखिएगा न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में दोस्तों क्या निकलता है? बल की परिभाषा निकलता है। न्यूटन के गति का नियम का किसने दिया था दोस्तों? सर्जैक न्यूटन ने दिया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। और न्यूटन के प्रथम नियम में क्या बोला गया? बल की परिभाषा का वर्णन मिलता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में भी रहना चाहेगी, या तो कोई गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था में भी रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रयोगित न किया जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम से क्या निकलता है दोस्तों? कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये सब चीज भी एकदम ध्यान रखिएगा, न्यूटन का चतुर्थ नियम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दुर्गावती जल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों दुर्गावती जल का पूछा गया कि बिहार के किस जिले में स्थित है, तो दुर्गावती याद रखिएगा कैमूर में। अच्छा दोस्तों कैमूर में दोस्तों एक और कौन दोस्तों याद रखिएगा? तेलहर कुंड। कौन दोस्तों? तेलहर कुंड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तेलहर कुंड जो है ये कहाँ पर है? कैमूर में ही है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं बक्सर में। बक्सर में दोस्तों एक है कर्मनासा जलकुंड। कौन दोस्तों? कर्मनासा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा ये जो है बक्सर में है। और दोस्तों दो चीज जो है याद रखिएगा, धुआं कुंड और मच्छर कुंड। कहाँ पर दोस्तों? धुआं कुंड और दोस्तों मच्छर कुंड, ये दोस्तों कहाँ पर है? ये याद रखिएगा मच्छर कुंड, ये दोनों दोस्तों याद रखिएगा सासाराम के रोहतास में। कहाँ पर है दोस्तों? सासाराम के रोहतास में है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। एक दोस्तों ककोला जलप्रपात तो आपको नवादा में पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भोजपुर दिख रहा होगा, तो भोजपुर में दोस्तों भी एक जलप्रपात है, उसका नाम नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा कोई कुंड करके है, जियार कुंड। हाँ याद आ गया दोस्तों, जियारकुंड। जियारकुंड जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा भोजपुर में ही है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खाली टैंक को 6 घंटे में, एक दोस्तों खाली टैंक है 6 घंटे में, बी दोस्तों याद रखिएगा 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो दोनों पाइप 2 घंटे बाद जो है बंद कर दिए जाते हैं। ए को बंद कर दिया जाता है, तो बोल रहा है कि बी जो है शेष पाइप को भरने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 यानी 24 हो जाएगा। और दोस्तों 6 8 यानी 6 से 4 हो जाएगा, 8 से 3 हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। 7 जो है दोनों 2 घंटा चलेगा, तो 7 दूनी 14 घट जाएगा, यानी 24 में जब 14 चल जाएगा दोस्तों माइनस में, तो बचेगा कितना 10 घंटा। 10 मतलब लीटर बनेगा। और दोस्तों ये किसको बोल रहा है कि बी ही शेष पाइप को भरेगा। तो बी दोस्तों कितना में भरेगा 3 घंटा में, तो 10/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 पूर्णांक 1/3। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल है, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षण पर नियंत्रण रखना किसका उद्देश्य है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा सीडीएससीओ का है। क्या है दोस्तों, सीडीएससीओ का है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण इसमें ऑप्शन से ही आप पता कर सकते हैं कि ये दोस्तों रेलवे का हो जाएगा। अच्छा, रेलवे का गठन कब दोस्तों हुआ था। तो याद रखिएगा 1849 के काल ही में हो गया था, लेकिन सबसे पहली बार रेलवे जो चला था 1853 में डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको 1275 का हमने करवा दिया। इसके बाद दोस्तों एक सेट हमने करवा दिया है। उसका जो अगला सेट होगा अब आपका कंटिन्यू चलेगा। अब मात्र 10 दिन में आपका जो है बुक समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका छठा सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अब आपका जो है बिहार एसएससी का एग्जाम डेट दे दिया है, और दोस्तों बहुत ही जल्द आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि नवंबर से आपका एग्जाम एनी हाउ में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।